press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम फिर लेके आए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ इस पर। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिस पर हमने गौर करना है, ध्यान देना है। उन टर्म को डिस्कस करने के बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इस एग्जाम्पल के जरिए किस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जब एडजस्टमेंट में जो बातें लिखी होती, जो इन्फॉर्मेशंस दिए रहते हैं, उनको कई बार थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। उनके लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो सकता है जो समझने में परेशान कर सकता है। तो आइए हम एक एग्जांपल के सहारे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप में, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कब कब ये बनता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है। बस एक एग्जाम्पल यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मोहन एंड सोहन आर इक्वल पार्टनर्स। ये दो पार्टनर हैं हमारे, मोहन और सोहन इक्वल पार्टनर हैं, पहले से हैं, और वे लोग सहमत हैं कि न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाता है करीम का। जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो कैपिटल भी ला सकता है, गुडविल के लिए भी अमाउंट ला सकता है। ये तमाम बातें हैं इसमें। हमें मोटा मोटी डिस्कस करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, कैसे उसको तैयार करेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे उसमें। तो इसमें न्यू पार्टनर करीम 20,000 रुपये ला रहे हैं एज कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल और कैपिटल के नाम पर ये 20,000 लेकर आ रहे हैं, और वो शर्तें हैं। किन शर्तों पर? तो निम्नलिखित शर्तें। एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या शर्तें हैं जिस पर करीम का एडमिशन हो रहा है, ताकि आप साफ साफ देख पाएँ। हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, और फिर हम इस पर आते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो थोड़ा सा जूम करके हम दिखला रहे हैं आपको, गौर से देख लीजिए क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। यह गुडविल ऑफ द फर्म। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो गुडविल ऑफ द फर्म है 10,000, और यह स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रिड्यूस्ड बाय 2,000, पैटेंट्स आर वैल्यूलेस, बिल्डिंग टू बी टेकन एट ₹15,000, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%, क्रेडिटर्स रीवैल्यूड एट ₹9,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड ₹200, unrecorded assets taken at ₹1,000, plant and machinery to be increased by ₹2,000, bills payable is valued at ₹12,000। और इसके अलावा बगल में बैलेंस शीट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म हमारा रनिंग पोजीशन में है, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो एक बैलेंस शीट भी दिया रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होता है और इधर एसेट साइड होता है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाना चाह रहे हैं कि हल्का सा जूम कर दें ताकि ये पता लगे कि कौन कौन सा आइटम है जो समझ में ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर कैपिटल साइड में मोहन का कैपिटल 15,000 है, सोहन का कैपिटल 20,000 है। दोनों को ऐड करने के बाद ये आ गया 35,000। जो क्रेडिटर्स हमारे हैं 10,000 है, बिल्स पेएबल 20,000 है, और ये जनरल रिजर्व हमारा है 15,000, और इसका टोटल आ रहा 70,000। सिमिलरली जो एसेट साइड है, गुडविल पहले से अवेलेबल है। जो बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं हम उनको बोल सकते हैं ये पहले से अवेलेबल है, और बाद में रीवैल्यूएशन किया जा रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी का। तो ये बिल्डिंग्स पहले से है 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, सन्ड्री डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शॉर्ट में लिखा हुआ है 4,000, ये ऑलमोस्ट 20% है, ये बाहर आ गया 16,000।
पेटेंट्स है 10,000, फर्नीचर है 5,000, स्टॉक है 2,000, और बैंक है 1,000, कैश इन हैंड पड़ा हुआ है 4,000 और उसका टोटल करने पर आया 70,000। तो इस प्रकार पहले से एक बैलेंस शीट अवेलेबल है। इस बैलेंस शीट में लिएबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है प्लस एसेट्स हैं, और इधर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं जो कंडीशंस हैं। इस बात के शर्त है कि जब करीम या किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या शर्तें होंगी, उसे क्या करना पड़ेगा। तो एक एक बात पर हम जरा देखते हैं कि जब हम लोग बनाएंगे रिवर्सन अकाउंट, जो टर्म्स हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उस टर्म्स का क्या मतलब है। बस दो चीज़ों पर ध्यान रखना है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, लिएबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर खास ध्यान देना है कि जब बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट तो देखना है कि एसेट्स इंक्रीज है तो इनकम होगा, अगर डिक्रीज है तो लॉस होगा। जब लिएबिलिटीज इंक्रीज है तो लॉस होगा, जब लिएबिलिटी डिक्रीज है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बस खास मुद्दा यही है, इंक्रीज और डिक्रीज, और दो बातें एसेट्स और लिएबिलिटीज। तो देखते हैं ये एडिशनल कंडीशन में क्या है। एक बात और लगे हाथ तो कर दें कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन किया जाता है तो गुडविल की बात होती है। तो गुडविल नए अमाउंट हो सकते हैं, पहले से भी हो सकते हैं। तो गुडविल के कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं करते, या ध्यान रखना, गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट इंक्रीज या डिक्रीज इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में लेके नहीं आना है। वो अलग से कैलकुलेशन किया जाता है और पार्टनर्स के हिसाब किताब एडजस्ट करते हैं। बस आज हमें सिर्फ बात करनी है रिवॉल्यूशन अकाउंट पर। तो देखते हैं पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म 10,000, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ये आपके रिवॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट है स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%। ये जो बाय लगा रखा है, रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी ये जो हमारा स्टॉक है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ एसेट्स है, जो बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं, इन्हीं को घटना या बढ़ना है, या इनके अलग से भी कोई आइटम हो सकता है जिसको हम लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो देखते हैं दिए गए बैलेंस शीट के आइटम्स पर क्या असर पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या बैलेंस शीट का आइटम डिक्रीज हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो 2 नंबर आइटम, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ स्टॉक है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको घटा दिया गया है। कितना से, रिड्यूस्ड बाय, ये टर्म समझा चुके हैं बाई वाला हिसाब, 2,000 से कम कर दिया। तो स्टॉक पहले 2,000 था और इसे कितना से कम कर दिया, सॉरी, ये 10% से कम कर दिया गया, 10%। तो ये स्टॉक था हमारे 2,000, इसको 10% से कम करेंगे, तो 10% कम करेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा, 200। यानी अब जो न्यू कंडीशन है, जो न्यू बात आई है निकल के, इस नए शर्त के अनुसार स्टॉक जो 2,000 है उसको 10% से कम करना है, यानी 200 रुपये कम हो जाएगा। तो ये 200 डिक्रीज करेगा किसमें, एसेट में, और ये 200 डिक्रीज करना एसेट में हमारे लिए लॉस है। तो ये कहाँ जाएगा, हम लोग बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इस चीज़ को कि कहाँ लिखेंगे। तो लॉस है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में 200 रुपये लिखा जाएगा स्टॉक के नाम पर। फिर देखते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट है रिड्यूस्ड बाय 2,000, इसका मतलब समझिए, ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट है कहाँ, इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्डी डेटर से माइनस किया जा रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि ये 4,000 है, ये 4,000 है, पहले से ये 4,000 है, और क्वेश्चन कहता है कि इस प्रोविजन को 2,000 से रिड्यूस्ड करना है, यानी 4,000 को अब घटाकर कर देना है 2,000। इस संबंध में एक बात हम कर दें कि जो प्रोविजन बैलेंस शीट में दिए हुए हैं या ट्रायल बैलेंस में होते हैं, यहाँ तो ट्रायल बैलेंस है नहीं, बैलेंस शीट में है, इसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन कह सकते हैं।
और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है या एडजस्टमेंट में दिया है उसको हम लोग न्यू कह सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, जो ये न्यू है यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में लिख सकते हैं, और जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, इसमें लिखा है रिड्यूस्ड, कम कर दिया गया। तो जब कम कर दिया तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जो बाहर दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में और जो बैलेंस शीट में दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर बैलेंस शीट में दिए गए अमाउंट एक्सेस है इस नए वाले अमाउंट से, तो अगर बैलेंस शीट वाला एक्सेस है तो जितना से एक्सेस होगा उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे। कहीं ये अधिक होगा यानी बैलेंस शीट में दिए गए फिगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए गए फिगर से कम है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा। तो इतने कंफ्यूजिंग पॉइंट को छोड़ देते हैं, सीधी बात याद रखते हैं कि जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बैलेंस शीट में दिया गया है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के आप सीआर साइड में लिखिए, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के आप डीआर साइड में लिखो, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये कह रहे जो पेटेंट्स हमारे हैं जो बैलेंस शीट में एसेट है ये पेटेंट के नाम पर, अब ये वैल्यूलेस हो जाएगा। अब इसका मूल्यांकन कुछ भी करें, कुछ भी नहीं, कोई मूल्य नहीं, वैल्यूलेस, जीरो हो गया, तब तो सीधे हमारा लॉस हो जाएगा, सीधे लॉस। इसका मतलब इस एसेट का वैल्यू क्या डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होकर के जीरो आ गया, तब पूरा का पूरा या 10,000 खत्म हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में इसको हम लोग लिखेंगे 10,000, ये पूरा खत्म। यहाँ लिखा है कि पेटेंट आर वैल्यूलेस, कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। इसका मतलब ये पूरा 10,000 हमारा लॉस हो गया, और जो लॉस हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा। तो लैंग्वेज पर ध्यान देंगे हम लोग, क्या लैंग्वेज है इसमें। पांचवा पॉइंट है बिल्डिंग टू बी टेकन, बिल्डिंग को लिया जाएगा एट ₹15,000। इसका मतलब क्या है, टू बी टेकन लिया जाएगा कितने पर, 15,000 पर, यानी अब उसका नया मूल्य ये रहेगा 15,000। तो देखना पहले क्या है बिल्डिंग का, ये है 20,000, यहाँ कह रहा है कि अब इसका मूल्य जो है लिया जाएगा कितने मूल्य पर, 15,000 पर। तो सीधे 20,000 के बिल्डिंग को 15,000 पर रखने का मतलब क्या है कि सीधे 5,000 हमारा लॉस हो गया। तो इस 5,000 को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखेंगे। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%, डेप्रिसिएटेड घटा देना है, कितना से घटाना है, 10% से। तो जब किसी फर्नीचर को, अपने एसेट को हम लोग घटाएंगे 10%, ये लिखा है फर्नीचर 5,000, तो कह रहा है कि इसको 10% से कम कर दीजिए, तो 10% निकाल लेंगे, 500 आएगा। तो ये 500 हमारा जो घट जाएगा या डिक्रीज करेगा, यही डिक्रीज हमारे लिए क्या है, लॉस है, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखेंगे। अगला है क्रेडिटर्स रीवैल्यूड एट ₹9,000, कह रहा है कि रीवैल्यूड एट, मूल्य लगाना है आपको कितना पर, 9,000 पर। घटाने की बात नहीं बोला, बढ़ाने की बात नहीं बोला, ये कह रहे कि जो क्रेडिटर्स हैं इसका मूल्य लगाइए। मूल्य कितना लगा दिया उसने, 9,000, ये नया मूल्य हो गया। और इसमें देखते हैं क्रेडिटर्स कितने मूल्य है, 10,000 पर। तो जो लिएबिलिटी हमारा पहले से 10,000 पर है, अब उसका मूल्य लगाया, न्यू वैल्यू कर दिया कितना, 9,000। इसका सीधा मतलब है कि ये लिएबिलिटी हमारा घट गया, डिक्रीज कर गया। तो जब हमारा लिएबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हमें फायदा हो जाएगा। तो 10,000 की जगह पर अब ये 9,000 हो जाएगा, तो 1,000 हमको फायदा हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। और जब प्रॉफिट होगा
तो रिवर्सन अकाउंट के हम लोग सीआर साइड में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड ₹200। कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है जो हमने चुका दिया, कितना, ₹200। देखते हैं इसमें कहीं नहीं है लिएबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन आइटम ऑफ लिएबिलिटी और बैलेंस शीट में नहीं है, पहले से था ही नहीं ये लिएबिलिटी, लेकिन पता नहीं नया एक पैदा हो गया। ये एक न्यू लिएबिलिटी है जिसे हमें चुकाना पड़ गया। तो जब नया लिएबिलिटी खड़ा हो जाए, चुकाना पड़े, तो हमारा सीधा लॉस है। इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी, अनरिकॉर्डेड आइटम जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं है पहले से। एनी आइटम नॉट रिकॉर्डेड अंडर बैलेंस शीट कैन बी कॉल्ड अनरिकॉर्डेड आइटम एंड दीज आइटम्स आइदर ये लिएबिलिटी हो सकते हैं या फिर एसेट हो सकते हैं। तो यहाँ देखना है कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने जो चुकाया है ये लिएबिलिटी है, तभी तो चुका दिया है, और पहले से ये नहीं था, इसलिए अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? रिवर्सन अकाउंट के डीआर साइड में, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन एट ₹1000, ये एसेट है, आप खुद लिख दिया अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड में था ही नहीं, तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो होगा ही नहीं, ये कोई होगा एसेट। तो पहले से कहीं छुपा हुआ हमें एसेट मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो हमको तो फायदा है। कहीं से छुपा है, मालूम नहीं था, लेकिन अब हमको मिल गया है एसेट। ये संपत्ति मिल जाना हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। इसे हम लोग रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड बाय, जरा वर्ड पर ध्यान देना है, टू बी इंक्रीज्ड, बढ़ाया जाना है, कितना से? ₹2000 से। ये जो प्लांट एंड मशीन जो पहले से 10,000 है, इसको बढ़ा देना है। ये वैल्यू कैसे आएगा? इसको बढ़ा देना है, कितना से? इंक्रीज्ड बाय 2000, यानी कि जो 10,000 था अब उसको 2000 से बढ़ाइए तो 12 हो जाएगा। तो हमें 10 के जगह पर 12 हुआ, तो 2000 का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको कहाँ ले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम इसको सीआर साइड में ले जाएंगे। ये प्रॉफिट हो गया। शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। द लास्ट पॉइंट, बिल्स पेएबल इज वैल्यूड एट ₹12,000। ये कह रहा है कि जो बिल्स पेएबल हमारे जो लिएबिलिटी है बैलेंस शीट में अवेलेबल है, ये बिल्स पेएबल ये हमारे लिएबिलिटी है 20,000। इसका मूल्यांकन किया जा रहा है, इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। तो इस लिएबिलिटी का वैल्यूएशन जो करने पर कितना आ गया? 12,000, 12, यानी जो वैल्यू था 20,000, अब वो वैल्यू घट के आ गया कितना? 12,000। इसी पे करना है, 12,000 से बढ़ना या 12,000 से घटना या 12,000 पर मूल्य लगाना, तीनों लाइन में फर्क है। यहाँ पर है 12,000 पर इसका मूल्य लगाया गया, तो जो पहले था 20,000 अब हो गया उसका मूल्य 12,000। तो ये लिएबिलिटी क्या हुआ? हमारे लिए घट गया, डिक्रीज कर गया। तो जब लिएबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हमें फायदा होगा, हमें प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे। तो कितना फायदा हो गया? 20 के जगह पर अब ये 12 हो जाएगा, तो सीधे 8,000 का हमें प्रॉफिट है, एंड दैट प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड इन सीआर साइड ऑफ रिवर्सन अकाउंट। ये हमारे 11 नंबर सारे पॉइंट हो चुके हैं। हमें ध्यान रखना है कि पहले से एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट में एसेट्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज हो सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, उस इंफॉर्मेशन का कनेक्शन किस तरह से है, किस बैलेंस शीट के किस आइटम से है, उसको देखना है। फिर गौर करना है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट है या फिर लॉस है? इसको ध्यान में रखना है। गुडविल के बारे में हमें रिवर्सन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो अलग ट्रीटमेंट होता है। बस कहानी ख़त्म। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, सिर्फ हमें रिवर्सन अकाउंट बनाना है। एक और बात है कि जब ये पार्टनर आ रहे हैं, मोहन और सोहन पहले से मौजूद हैं, साफ लिखा है इक्वल पार्टनर हैं, तो जो भी रिवर्सन अकाउंट पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको इक्वल बांटेंगे हम लोग।
और जो न्यू पार्टनर आ रहा वो एंटाइटल्ड नहीं है कि रिवोल्यूशन अकाउंट पर लॉस या प्रॉफिट में हिस्सा ले। तो कह सकते हैं कि एनी नेट प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट will be divided between old partners in their old ratio, but new partner is not entitled to take any part in profit or loss on revaluation account। तो इस केस में जो हम लोग बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, तो उस पर जो भी नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट करके समाप्त कर देंगे। जो न्यू पार्टनर आया है करीम, इस न्यू पार्टनर को उस प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा लेने की कोई अनुमति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा हम लोग वहाँ नहीं करेंगे। अब इस सवाल को हम मिटाएंगे और आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाकर दिखलाएंगे। यहाँ जो बैलेंस शीट है मैंने उसको हटा दिया बैलेंस शीट को, और उम्मीद है कि आप बैलेंस शीट को देख लिए होंगे। पहले आप देख सकते हैं जूम करके बैलेंस शीट हमारा जो था, और ये हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। इसी ग्राउंड पर, इसी कंडीशंस पर एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है। हमें सिर्फ इतना करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। इसके पूरे जो सेंट्रल मीनिंग है रिवोल्यूशन अकाउंट का वो ये है कि आप गौर से देखें, आप गौर से चेक करें कि जो हमारे लायबिलिटीज़ हैं या जो बैलेंस शीट है उनके वैल्यू में उनका जो रिवोल्यूशन किया गया वो इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। बाकी कुछ और नहीं देखना है इसके लिए। जब भी हम बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, पूरा डिस्कस हमने किया है। अब हमारे वीडियो एक एक करके चेक करके देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। इस एग्जाम्पल के आधार पर हमने ये बना रखा है रिवोल्यूशन अकाउंट। हमने बात करी है जो कंडीशन है, ये पहला जो पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म, इसको इसमें नहीं लाना है, इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में चर्चा नहीं करनी है। आप समझ गए होंगे। जो दूसरा पॉइंट था स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जो हमारा स्टॉक था बैलेंस शीट में गौर से देखिए, जो स्टॉक था हमारा बैलेंस शीट में, उस बैलेंस शीट को क्या करना है, हमें उस बैलेंस शीट को 10% से कम कर देना है, घटा देना है। तो जो भी हमारे बैलेंस शीट में स्टॉक था, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्टॉक हमारा 2000 का था, उस 2000 का 2000 का यदि आप 10% करेंगे तो घट के आएगा वो 200, यानी 200 हमारा लॉस हो जाएगा। उस स्टॉक का वैल्यू 10% से कम करेंगे तो 2000 का 10% 200 रुपये आता है। ये 200 हमारा लॉस है, नुकसान है। और ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड स्टॉक इज एसेट। एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डियर साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। हम यहाँ चाहें तो डियर साइड लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ये ऑटो एज्यूम्ड है कि लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज एज्यूम्ड एज डियर साइड एंड राइट साइड इज सीयर साइड। तो जैसे ही किसी एसेट के वैल्यू में डिक्रीज होगा तो हमारे लॉस है, और उस डिक्रीज को हम रिविजन अकाउंट के डियर साइड में नोट करेंगे। और जितना अमाउंट से हमारा लॉस होगा, जितने अमाउंट से उसका डिक्रीज होगा, उतने ही अमाउंट को लिखना है डेबिट साइड में। तो 2000 का 10% बनता है 200 रुपये, इतना ही उससे लॉस हुआ, इसलिए हमने इसको डियर साइड में स्टॉक के नाम पर लिख दिया। तो ये पॉइंट आपको समझ में बात आ चुकी है। फिर देखता हूँ दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, बैलेंस शीट में देखिए राइट साइड में जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, उस सन्ड्री डेटर्स के नीचे लिखा हुआ है 4000 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये तो पहले से था और इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि 2000 से कम करना है। तो इसका दो ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, दो मेथड है करने का। एक पहला मेथड है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है जो भी फिगर है उसको न्यू मान करके सीधे आप रिवर्सन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो, और जो वहाँ बैलेंस शीट में दिया है उसको कहाँ लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। मैंने वही काम कर रखा। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका है कि इस दोनों को आपस में एडजस्ट कीजिए। यदि बैलेंस शीट में दिया गया प्रोविजन एक्सेस बचता है तो वो एक्सेस आप लेके आ जाएंगे सीआर साइड में, और यदि वो शॉर्टेज करता है तो जितने से शॉर्टेज होगा उस शॉर्टेज अमाउंट को हम लिख देंगे डीआर साइड में। जो आपको ईजी लगता है उस फॉर्म को आप काम कर सकते हैं। तो उसको हम ऐसे कर दिया कि जो प्रोविज़न दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इसको हमने डेबिट साइड में नोट कर दिया,
और जो बैलेंस शीट में दिया उसको हमने क्रेडिट साइड में नोट कर दिया। पहले मेथड हमने अपना लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। ये जो रीवैल्यूएशन का प्रोग्राम चल रहा, हमारे बैलेंस शीट में 10,000 का पेटेंट था, अब ये हो रहा तय हो गया कि अब उसको जीरो कर दिया जाए, वैल्यू लेस कर दिया जाए, तो हमारा तो लॉस हो गया ये। तो एसेट के वैल्यू में डिक्रीज है, और एसेट के वैल्यू में किसी भी डिक्रीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं रिवर्सन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो वो एसेट हमारा पेटेंट था, सीधे 10,000 से हमारा वो खत्म हो गया, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में नोट कर दिया, खत्म, ये लॉस है। अगला हमारा पॉइंट है बिल्डिंग टू बी टेकन एट 15,000। जो हमारे बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया गया है, अब उसका टू बी टेकन एट 15,000, यानी पहले जो वैल्यू हमने लिया था अब वो न लेकर के 15,000 उसका वैल्यू रखेंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं कि बैलेंस शीट का फिगर कितना है। तो आप बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग बैलेंस शीट में 20,000 था, 20,000 इन द बैलेंस शीट, बट नाउ ये जो 15,000 हो गया, तो हमारा तो लॉस हो गया ये। तो ये भी हमारे एसेट में डिक्रीज है, 5,000 का बिल्डिंग में डिक्रीज है, इसलिए 5,000 का लॉस हम डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ बिल्डिंग। ये लिखा हुआ बिल्डिंग 5,000, ये लॉस है। तो ये फिगर हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लॉस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है फर्नीचर। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। हमारा फर्नीचर एसेट है और उसको डेप्रिसिएट करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, और एसेट में जो डिक्रीज होता है वही हमारे लिए लॉस है। तो फर्नीचर आप देखिए, उस फर्नीचर के जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया गया है उसको 10% से घटा देंगे, तो बैलेंस शीट में जो हमारा फर्नीचर है वो 5,000 है। तो 5,000 का 10% बनता है 500, और वो हमारे लिए लॉस है या एसेट में डिक्रीज है, इसलिए कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो लिख दिया यहाँ पर फर्नीचर, ब्रैकेट में एक इंडिकेशन दे दिया है डेप्रिसिएशन है ये, तो कितना 500 बन के आ गया है, क्योंकि ये भी लॉस है, या यूं कह ले कि एसेट के वैल्यू में डिक्रीज है। एसेट के वैल्यू में जब डिक्रीज होगा, उस डिक्रीज अमाउंट को हम लोग डेबिट साइड में नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या चीज़ है, और क्रेडिटर्स रीवैल्यूड एट 9,000। जो क्रेडिटर्स हमारे हैं, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में, तो पहले से हमारा लायबिलिटी बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर अब लायबिलिटी बन गया 9,000। तो पहले कुछ और अब कुछ और, कंपेयर करते हैं कि ये बढ़ गया या फिर घट गया। तो पहले हमारे क्रेडिटर्स जो थे बैलेंस शीट में 10,000 थे, 10,000, और अब 9,000 हो गए, वैल्यूड एट 9,000। 9,000 पे इसका वैल्यूएशन किया गया है। तो पहले 10,000, अब हो गया 9,000, तो ये तो घट गया, ये डिक्रीज कर गया हमारे लायबिलिटी में, तो हमारे दायित्व तो घट गए, और जब हमारे दायित्व घटेंगे तो हमको तो फायदा हो जाएगा, हमारा तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए जो डिक्रीज किया हम लोग उसको लिखेंगे शेयर साइड में। तो यहाँ हमने लिख दिया क्रेडिटर्स 1,000 का फायदा हमको हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है हमारा, अनरिकॉर्डेड, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 200। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे बैलेंस शीट में पहले से अवेलेबल नहीं था, लेकिन लायबिलिटी है, इसको हमने पे किया है, अब पहले से मालूम ही नहीं था। तो जब हम लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है या बैलेंस शीट में नहीं है उसको पे करेंगे तो हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए नुकसान है। तो किसी भी नुकसान को, एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई नुकसान होता है, उस नुकसान को, उस लॉस को हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करेंगे। तो हमारे पास दायित्व तो मालूम ही नहीं था और हमें 200 रुपये चुकाना पड़ गया, इसलिए हमारा लॉस है। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, और लिख दिया हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, ये 200, ये भी लॉस हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वो एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, संपत्ति है, एसेट्स टेकन एट ₹1,000। वो संपत्ति जो छिपी हुई थी, कहीं मालूम नहीं है, किसी बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, अनरिकॉर्डेड था, अब वो संपत्ति हमको मिल गई जिसका वैल्यू कितना है, 1,000 है। तो छुपा हुआ प्रॉपर्टी, छुपी हुई संपत्ति हमको यूं ही मिल जाए
1000 के, तो हमारे लिए फायदा ही तो है। तो जब यह अनरिकॉर्डेड एसेट हमको मिलता है, एक प्रकार से एसेट इंक्रीज कर गया, तो जब एसेट इंक्रीज करता है हम लोग रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट है, हमारे लिए फायदा है। और हमने लिखा होगा यहाँ पर देखिए, आउटस्टैंडिंग एसेट्स या अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड है या आउटस्टैंडिंग एसेट्स है। हम इसको अनरिकॉर्डेड कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग इसको मिटा करके अनरिकॉर्डेड एसेट कह सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट कह सकते हैं। ये हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा है, इसलिए हमने कहाँ नोट कर दिया, सीआर साइड में नोट कर दिया। कितना से फायदा था, 1000 से फायदा है या प्रॉफिट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड बाय 2000। जो प्लांट एंड मशीन जो है हमारा एसेट है, इंक्रीज करना है, तो क्लियर लिखा है इंक्रीज्ड बाय से, 2000 से बढ़ा देना है। तो जितना से वो बढ़ेगा वही हमारे लिए प्रॉफिट है। तो इसको 2000 से बढ़ा दिया एसेट को, और ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में नोट करेंगे। और यहाँ पर है प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 2000 से फायदा था, हमने नोट कर दिया इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर क्या है इसमें। बिल्स पेएबल इज वैल्यूड एट 12,000। वैल्यूड एट, इसका मतलब है कि इस बिल्स पेएबल को इतना वैल्यू लगाया गया है, इस पर मूल्यांकन किया गया। पहले कुछ और रहा होगा इसका वैल्यू, बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी है पहले कुछ और था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन के आधार पर कितना मूल्य मालूम हो गया, 12,000। जब हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये था 20,000 का, 20,000 का, लेकिन अब मूल्यांकन करने के बाद ये हो गया 12,000 का। तो ये दायित्व तो हमारा, ये लायबिलिटी हमारा घट गया। और जब हमारा लायबिलिटी घटता है, डिक्रीज करता है, तब प्रॉफिट हो जाता है। और जब ये प्रॉफिट होगा तो रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ बिल्स पेएबल, कितना का फायदा हो गया, पहले था देखिए बैलेंस शीट में 20,000, अब बाहर लिखा है 12,000, तो 20 से घट के आ गया 12, इसलिए हमको 8,000 का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसे लिखा है कि बिल्स पेएबल 8,000, ये प्रॉफिट हो गया, इसलिए सीआर साइड में लिखा गया। तो इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जितने इंक्रीज और डिक्रीज था सबको हमने एडजस्ट कर दिया, सबको रिवर्सन अकाउंट में सीआर साइड और डीआर साइड में अकॉर्डिंग टू उसका जो रूल है हमने सबको रिकॉर्ड कर दिया है। अब हमें देखना है इस अकाउंट की, ये नॉमिनल अकाउंट हमारा है, पहले बता चुके हैं। अब इसके अनुसार या तो सीआर का टोटल ज़्यादा होगा या फिर डीआर का टोटल ज़्यादा होगा। अगर सीआर का टोटल एक्सेस होता है डीआर से तो डिफरेंस इज प्रॉफिट। अगर डीआर का टोटल एक्सेस होता है सीआर से तो डिफरेंस इज लॉस। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये अंत में किसके खाते में ट्रांसफर कर जाएंगे, जो ओल्ड पार्टनर हैं ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये डीआर साइड का टोटल 17,900 है और इसका टोटल कम आ रहा 16,000 आ रहा है। तो 17,900 एक्सेस है डेबिट का टोटल, उसमें से क्रेडिट का टोटल हमने माइनस कर दिया तो लॉस आ गया, और वो लॉस हमारा है 1,900 का। तो लॉस आ गया 1,900 का, ये नेट रिजल्ट है इसका। और ये लॉस पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर जिनका नाम है मोहन एंड सोहन इक्वल पार्टनर हैं, तो ये जो लॉस है 1900 का मोहन और सोहन में इक्वल बांट करके कैपिटल अकाउंट में या उनका करंट अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट है क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ पार्टनर्स कैपिटल, नीचे लिख दिया मोहन सोहन, और इस 1900 को 2 इक्वल बांट दिया, इक्वल कर दिया, 950 दोनों को आ गया। और इस प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अब पूरी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट आपको आ गया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो भी आपने वीडियो इस पर देखा है या सुना है, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, एक एक टर्म को समझिए,
जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं +2 के, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। और इस पर कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा। आप जब कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या मेरी मेहनत रंग ला रही है या रंग ला सकती है, आपको कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना और हम मेहनत करें कि आपको फ़ायदा और अधिक हो सकता है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे और बेहतर करना है और बेहतर करना है और बेहतर करना है, ताकि और आपको बेहतर करने का मौका मिल सके। जय हिंद, जय भारत।